अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका होस्ट शेख मुजफ्फर हुसैन। आज हम फिर दोनों दोस्त दोनों भाई आपके पास सांझी रुत के तहत आपके पास आ रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब फ़रूक मुमताज़ साहब का को मेरे स्टूडियो है तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे वक़्त दिया, तो मैं उनको पहले तो वेलकम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेख साहब, क्या हाल है आपके जनाब? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी जनाब। अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर साफ़ी हैं और काफ़ी सारी गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर। तो चूँकि हम शहर गुजरात के रहने वाले हैं, यहाँ पर भी जो मामलात हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी लापरवाही करें। बहुत मेहरबानी शेख साहब। देखिए जी, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात जो है वो गयोर कौम है, गयोर आवाम है और निशान हैदर वाली ज़मीन है, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। और गुजरात ज़मीन ने वो सपूत जने हैं जो तारीख़ में सुनहरे रूप में लिखे जाएंगे। गुजरात की मौजूदा सूरत हाल की अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं उस पर बड़ा क्लियरली आपको बताऊंगा, बल्कि अपने देखने और सुनने वालों को बताऊंगा कि अगर बात की जाए 2021 और 22 की, तो दोनों साल जो थे हमारे लिए, अभी 22 तो हमारा स्टार्ट हुआ, 20-21 जो था वो हमारे लिए, बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा नुकसानदेह साल थे। इसमें हमारा काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ कोविड की वजह से। अगर आप बात करते हैं गुजरात में तरक्याती कामों के हवाले से, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर फ़ंड की बात की जाए या पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए फ़ंड देने के हवाले से, तो मेरे ख्याल में गुजरात में बहुत ज़्यादा फ़ंड दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ डीसी साहब की पहले और उसके बाद की, तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहले डीसी सैफ अनवर जपा साहब, उसके बाद डॉक्टर मताब अज़हर साहब, सॉरी डॉक्टर तो नहीं, मताब अज़हर वसीम साहब जो है वो, और उसके बाद डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब दोबारा कुछ टाइम के लिए बलदियाती अदारों का जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट आर्डर के बाद बहाली उनकी हुई, और फिर वो उन्होंने अपना टाइम एक्सपेंड किया, 1.5-2 माह उनको मिले थे। उसके बाद 31 दिसंबर को जो है वो बलदियाती दोबारा तहलील हो गए। उसके बाद फिर वही डीसी सिस्टम चला गया। इस वक्त जो हालात हैं गुजरात की, मैं अगर बात करूं तो डीसी डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब का दोबारा गुजरात में पोस्ट होना और महताब अज़हर वसीम साहब का चले जाना, वक्त से पहले चले जाना या टर्न्योर से पहले चले जाना, ये काफ़ी मैनिफेस्ट चीज़ है। डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब की दोबारा उनकी मदद क्यों ली गई, या दोबारा उनको गुजरात की गजूर आवाम की खिदमत के लिए क्यों बुलाया गया, इस पर भी मैं रोशनी डालूँगा। डॉक्टर खुर्रम शहजाद एक इंतहाई मेहनती, दयानतदार, ईमानदार और इंतहाई मिलनसार शफीक इंसान है, और उनका जो है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काफ़ी तजर्बा है, क्योंकि वो पहले भी रह चुके थे गुजरात में, और गुजरात के अवाम को उनके लिए समझना जो वो मुश्किल नहीं था और ना अब है, क्योंकि जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे डॉक्टर खुर्रम शहजाद डीसी जो गुजरात, उनकी गहरी नज़र थी उन पर। और बेसिकली अगर बात की जाए तो जिस तरह फंड मिले हैं उस तरह तरक्याती काम गुजरात में नहीं हो रहे। ना होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक तो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, और साथ जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत चल रही है, गुजरात में मिली जुली हुकूमत चल रही है। अगर तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो कि ज़ाती तजज़िया है या ज़ाती नज़रिया है वो ये है कि जिन्होंने वोट दिए वो भी इस गुजरात के हैं, जिन्होंने नहीं दिए वो भी इस गुजरात के ही हैं। अगर दिए हैं तो देने से अगर मुस्लिम लीग काफ बरसर इक़्तिदार आ गई तो भी अवाम गुजरात की जो है वो मुस्लिम लीग काफ की है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई बंदा जीत गया तो भी अवाम जो है वो गुजरात ही की है। अगर दोनों पार्टियां बरसर इक़्तिदार आ गई हैं गुजरात में, तो मैं समझता हूँ कि उनको दोनों को मिलकर इनफरादियत के बजाय इज्तिमाइयत की तरफ जाना चाहिए, इज्तिमाई कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं यहाँ पे सॉरी एक और बात कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से अब जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात के अंदर, वो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है वो है फ्लाई ओवर जोन जो बन रहा है समा मोला से लेके तो सर्विस मोड़ से ऊपर से होता हुआ बोलिया वाले पुल पे जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट है। अब सलीम सरवर जोड़ा साहब और मोहम्मद सलाई साहब क्योंकि गुजरात में वो लीड कर रहे हैं, तो गुजरात में अब जो चनावली रोड है जो रामतलाई चौक की तरफ आ रही, वो भी उस पर भी काम शुरू हो गया, वो भी बनना शुरू हो गई।
अच्छा, अब अगर हम आते हैं हेल्थ के हवाले से, तो मेरी तरफ से, बल्कि आपके चैनल की तरफ से भी, मेरी तरफ से और तमाम हमारी टीम की तरफ से, मैं जनाब CEO हेल्थ डॉक्टर नईम अख्तर नजवा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब में जो है वो ज़िला गुजरात बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड उनको मिला है। जिस तरह कोविड में उन्होंने काम किया है दिन रात एक करके, और जिस तरह वैक्सीनेशन हमारी मुकम्मल हुई है कोविड की, खसरा की और दूसरी जो डिजीज़ हमारी चल रही थी उसमें, तो मैं समझता हूँ ये डेंगू वगैरह भी साथ, वो सारा उनका मुकम्मल था। जिस तरह वैक्सीनेशन की गई है या जिस तरह उन्होंने ये काम किया, मेरी तरफ से तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके, वो भी एक डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है और इंतहाई एक तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं, तजर्बा रखने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पे उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, मैनेजमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से वो करते हैं और इस पर बड़ा उन्होंने काम किया है और अब वो कर भी रहे हैं। विजिट करना, RSC में करना, BHU में करना, THQ में करना, वो सीट पे बहुत कम बैठते हैं, वो एरियाज़ में विजिट पे ही रहते हैं और उसकी दिन रात की मेहनत का फल ये है कि उनको बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। और ये हमारे लिए बड़े खुशी की और ऑनर की बात है और उनका ये इकदाम बहुत सारा काबिल सताइश और काबिल तहसीन है कि उन्हें ये देखा ना, ये उनकी मेहनत का सिला मिला ना जी। देखिए, मैं वही तो शेख साहब बात कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि उनकी दिन रात और अनथक मेहनत की वजह से ही ये हमें और हमारे लिए, ज़िला गुजरात के लिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें जो है पूरे पंजाब में 36 ज़िला में से 36 ज़िला में से डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो वो बेस्ट हेल्थ के हवाले से आया। मेडिसन का हॉस्पिटल्स में मौजूद होना और जो पंजाब हुकूमत ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो एक टास्क दिया था वो अपने टारगेट पे उन्होंने पहुँचाया और वक्त से पहले पहुँचाया, तो ये बड़ी एक अहम बात है। अब हम आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम की वसात से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर बात की जाए DPO उमर फ़ारूक सलामत की, तो मैं ये कोई मेरी कोई तारीफ़ नहीं मैं कर रहा, जो हम, क्योंकि हम लोग तारीफ़ कम ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हक बयान करता है जो भी होता है, जो हकायक है हमने वो बयान करना होता है। हमें ना तो किसी चीज़ का कोई डर होता है ना खौफ होता है। हम अपने अवाम के लिए, अवाम के अंदर माशरे के लिए, हमने इस्लाह के लिए हमने काम करना होता है और अवाम, गरीब अवाम के लिए हमने काम करना होता है। तो बात की जाए अगर DPO उमर फ़ारूक सलामत की, तो डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हैं और ही इज़ ए वेरी वेरी पॉइस मैन। वो एक इंतहाई नेक, ईमानदार और दयानतदार ऑफिसर हैं और गुजरात के अंदर उनके आने के बाद बहुत सारे जराइम में कमी भी वाक़या हुई है। देखिए, पूरा नाम अल्लाह ताला की ज़ात का है, पूरा नाम शेख साहब अल्लाह ताला की ज़ात का बेशक नाम। बेशक। हम ना तो किसी को दुख दे सकते हैं ना खुशी दे सकते हैं। अगर हम देने की कोशिश करते हैं तो वो अल्लाह हमारा देख रहा होता है। जब भी मेरी मुलाकात DPO साहब से हुई है तो उन्होंने हमेशा एक ही बात की है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर होगा, मैं बेहतर कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो जब भी उनसे बात करते हैं तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की बात करते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब खुद जाके हर चीज़ करते हैं। बहुत सारे जराइम कम हुए हैं। असला की जो नुमाइश थी, खसूसी जो एक उन्होंने ज़िला गुजरात में काम किया, मैं उनको ये इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि असला कल्चर को ख़त्म किया है उन्होंने गुजरात में। आपको पता है हमारे गुजरात में असला जो बड़ा, उसकी बड़ी एग्जीबिशन होती थी, नुमाइश करना, ये करना, फायर करना, फायरिंग करना और लोगों में वो खौफ व राज फैलाना, वो बंद हो गया। लोगों के अंदर अवेयरनेस दी है कि भाई ये असला कल्चर ख़त्म करें, ये एक इस्लामी स्टेट है, मुल्क है और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं अजेब देती, आपको अच्छा नहीं लगता। हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा जिद्दत की तरफ जा रहा है, ये असला कल्चर ख़त्म करें, उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है। तो बाकी ये अभी रिपोर्ट जो है 2021 की जब रिपोर्ट जो हमारे पास आई है तो उन्होंने काफ़ी जो है वो डकैतीज़ और काफ़ी कत्ल के जो मुलजमान थे जो मुल्क से फ़रार हो चुके थे, उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाया और बहुत सारे मुकदमात में जो मुलव्वस थे लोगों को उनको पकड़ा गया है और इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सियासत की। मैं थोड़ा DPO साहब के बारे में जहाँ तक मैंने देखा है ना, वो काफ़ी एक सोबर और मोतबर शख्सियत के मालिक हैं।
अपने काम को काम समझते हैं, काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और बड़ी तंगदी से काम करते हैं। और यही उनका ये बहुत बड़ा मतलब खासा है उनका कि उनके जो जितने नीचे हैं वो भी उनके साथ पूरा वर्क कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए जो हमारे गुजरात में ऐसे DPO साहब मौजूद हैं। मैं ये बात शेख साहब हमने बिल्कुल बजा फरमाई है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा हमारी मुलाकात होती है DPO साहब से, हम जाते भी हैं DPO ऑफिस में। उन्होंने टीम वर्क बनाया हुआ है जो बड़ा किसी भी कामयाबी के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि टीम वर्क का होना। और अगर वो उनकी जो टीम है उनके साथ प्रॉपर कदम के साथ कदम मिला के चल रही है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है वो DPO साहब को मिली है, और उनके स्टाफ्स को उनके साथ जो मताहत हैं उनको काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है इसमें। और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे ज़िले के लिए बेहतर होगा, लोगों के लिए, अवाम के लिए, वो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब बात कर लेते हैं हम सियासत की। देखिए, सियासत के हवाले से इलेक्शन फिर आ रहे हैं और बलदियाती इलेक्शनों की भी जो है वो शुरू हो गई है, भागम दौड़ शुरू हो गई है, शुरू होगी जी। तो डेरे जो है वो सजने शुरू हो गए हैं सलाम दुआ शुरू हो गई है, आना जाना मुस्कुरा के मिलना शुरू हो गया। वो एक हमारा ट्रेंड है, ट्रेडिशनल है, वो चल पड़ा है। तो सियासत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग काफ में जो नई जनरेशन आ गई है चौधरी बरादरान की, तो काफ़ी सारी लोगों को उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसे मोनसलाई साहब हैं, चौधरी हुसैन लाई साहब हैं, मतलब और शफाई साहब हैं, और ये इसके बाद शाफे साहब हैं, सालक साहब हैं। ये मतलब जो चौधरी बरादरान का ख़ानदान जो सियासी ख़ानदान है वो एक नई जनरेशन अपडेट हो गई है। वो नई जनरेशन यानी कि तीसरी नस्ल तकरीबन आ गई, तकरीबन तीसरी नस्ल वो सियासत में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। और जितने भी ये, क्योंकि ये जितने भी नए सियासतदान आए हैं वो इसलिए नए नहीं कह सकते कि उनके खून में सियासत राज बस गई है और उनका एक ख़ानदानी नज़म है, वो सिलसिला है जिसमें वो सियासत में आ रहे हैं और मंजे हुए सियासतदान आप कह सकते हैं। बिल्कुल। उस हवाले से अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है, सलीम सरवर जोड़ा साहब MPA साहब हैं, अपना पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है पंजाब के, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और वो भी चल रहे हैं। तो देखते हैं सियासत क्या रंग बदलती है। और सियासत में भी कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, इसमें काफ़ी हर बंदे की दौड़ होती है, उन्होंने लगानी होती है। तरक्याती कामों के हवाले से यही है कि अब मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और DC खुर्रम शहजाद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्होंने चारे संभाल ली है। और वो उसी तरह ही सुबह उठ के तो मंडियों में रेट चेक करने, मटेरियल चेक करना, साजो सामान चेक करना, उसी तरह हर जगह पे वो तकरीबन जिस दिन वो आए थे, जिस दिन उन्होंने चार संभाला, उससे अगले दिन तकरीबन 42 जो है वो विज़िट उन्होंने किए थे एक दिन में। तो वो क्योंकि ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी और मैनेजमेंट के हवाले से वो काफ़ी तजर्बा रखते हैं। एंड आई होप टू के वो जितने हमारी गुजरात की गयूर अवाम है, अब उनकी नज़रें DC डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब पे हैं कि वो हमारे गुजरात के लिए क्या करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। आप चूँकि एक सीनियर तजियाकार हैं तो गहरी नज़र रखते हैं आप। तो अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ये हमारे इंतज़ामिया भी हो गई, सब ऑलराउंड हो गया, लेकिन आप इसमें थोड़ा अपोजिशन का भी, तो हमारी अपोजिशन है जैसे कि हमारे नवाब तारल मुल्क हो गए, चौधरी अफजल रज़ा, या दूसरे और भी हमारी पार्टियां हैं, आप उनका क्या समझते हैं कि वो उनका रोल कैसा जा रहा है गुजरात में? शेख साहब भाई, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये अक्सर जो है वो बड़े हाई लेवल के चैनल्स पे भी होता है। अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो अपोजिशन करती हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं वो किरदार अदा कर सके? पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखते हो, अगर सारा प्रोग्राम्स देखते हो न्यूज़ चैनल्स का और पार्लियामेंट्रियन का, तो वहाँ पे भी अपोजिशन को आम किरदार अदा नहीं कर रही। क्यों आम किरदार अदा नहीं कर रही? क्योंकि वो आपस की वो जो जमातें हैं, वो जिस तरह PDM का जो है सिलसिला हुआ था, या वो अब वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लें बलदियाती इलेक्शन की KPK के में, तो वो तो आपको सबको पता चल गया होगा कि वहाँ भी हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं कि अगर वो 10 सीटें लेके मौलाना फजल रहमान ग्रुप साहब जो है वो आगे आ गए हैं और 8 सीटें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ली है, तो ये भी बड़ी हैरत की बात है। अब अगर हम इस पर बात करें अपोजिशन की, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन तो वहाँ से जीत गई है, उनके अपने सूबे से बिल्कुल जीत गई है। तो क्यों जीती है, ये तो अब बरसरे इक़्तिदार हुकूमत को सोचना चाहिए भाई क्यों वहाँ से जीत गई है। क्या वो गलतियाँ थी, क्या वो खामियाँ थी, महंगाई की वजह थी,
या लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे नहीं कर सके, या जिस तरह इमरान खान साहब ने एक विजन दिया था वो उस पर पूरे नहीं उतर सके। तो ये सारी सूरत हाल मिक्स है। अब देखते हैं कि इसके बाद पंजाब में, बलोचिस्तान में या सिंध में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। नहीं, उम्मीद है इलेक्शन तो इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हालात कैसे बनेंगे, कौन पार्टी जीतती है कौन नहीं जीतती। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो पार्टी नीचे जा रही है उन्हें चाहिए कि अपने आप की थोड़ी सलाह करें, अपने मामलात को देखें कि अवाम उनसे थोड़ा क्यों दूर हो रही है, ये उन्हें देखना ज़रूरी होता है और देखना चाहिए। तो बाकी एक मजमूई जो हमारे गुजरात के अवाम है उनके लिए मामलात इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छे हैं। बस ये महंगाई और बेरोज़गारी ये एक बड़ा सारा मसला बना है। मैं समझता हूँ महंगाई भी उस वक्त इतनी महसूस नहीं होती अगर जब बेरोज़गारी ना हो, क्योंकि घर के अगर 8 अफराद हैं तो उसमें 6 बंदे काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें महंगाई इतनी महसूस नहीं होती। महंगाई उस वक्त महसूस होती है जब घर का एक बंदे को तो रोज़गार मिल रहा है, बाकी जो उनके 5-6 बंदे हैं वो बिल्कुल फारग हैं, तो फिर उन्हें मामलात उनके जो अखराजात पूरे नहीं होते तो महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो भी एक बहुत आम इशू है महंगाई की वजह। अगर एक, जिस तरह आपने कहा, एक घर के 8 अफराद हैं, उसमें से वो 2 कमा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल सतह पे महंगाई बढ़ती जा रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ पे आता है। आप ये ना सोचें कि एक गरीब आदमी से, आम मजदूर से लेके एक हायर तबके तक के जो लोग हैं उन तक ये सारी चीज़ जाती है। बात महसूस करने की होती है। गरीब आदमी से नहीं ये महसूस करता है कि उसके पास वो सरमाया नहीं होता, उसके पास नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी नहीं होता, उसने मजदूरी करनी है तो तब जाके उसका चूल्हा जलना है। जी, हमने देखा जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें ये उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे कंट्रोल किया है कि बेरोज़गारी ना हो, लोगों को रोज़गार मिले। फिर उन्होंने एक टाइम दे दिया कि 8 से 4 बजे तक काम करना, अपने शिफ्टें बना ली। लेकिन ये नहीं हुआ कि एक बंदा एक के लिए काम है वो सुबह हो जाता है, रात 10 बजे तक काम करता है, फिर भी उनके मामला पूरे नहीं हो रहे। तो ये बेरोज़गारी है जो ये बहुत बहुत मुश्किल बना रहा है हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है ना वो मजदूरी में है। यानी कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके मजदूर, उसका मजदूर तबका, लेबर वर्कर, जब तक वो अपना खाना नहीं पूरा कर सकेंगे। एक मजदूर को जब पूरी मजदूरी ही नहीं मिलेगी, 6 दिन का, अगर वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 1 दिन रेस्ट करता है, अगर 6 दिन में भी 3 दिन वो काम पे जाता, 3 दिन उसके बेचारे के माइनस हो गए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। हुकूमत वक्त को, हाकिम वक्त को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि रोज़गार के कोई ऐसे सिलसिले बनाने चाहिए जिससे कम से कम लोगों का चूल्हा जलता रहे, चूल्हा ना बुझे लोगों का। और ये महंगाई बढ़ने की वजह भी यही है कि हम लोग अपनी ज़रूरियात को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है ना, हमारी दिन ब दिन ज़रूरियात बढ़ रही है। बच्चों ने स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म है, फीसें हैं बच्चों की, घर के खर्चे हैं, लेकिन आगे से हमारी जो इनकम है वो हमें पूरी नहीं मिल रही, जो हमारी हमें मजदूरी मिलनी चाहिए या मजदूरी करने के लिए काम जो है वो हमें नहीं मिल रहा। देखिए ना, जो मजदूर की तनख्वाह जो दिहाड़ी है उसकी बहुत कम है। लेकिन हम देखते हैं ये चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, बड़ी उन्होंने स्ट्रगल की उनके मजतंग ने, जो उनके इनकलाबी थे, तो वो अब वो एक दम आज वो सुपर पावर बन रहा है, बड़ी ताकत बन गया। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि उन्होंने रोज़गार दिया। उनके पास इतनी की चीज़ तैयार होती है कि वो जब दूसरे मुल्क में एक बंदा चीज़ दे रहा है ना $16 की, तो वो वही चीज़ जो है वो $13 की दे देते हैं, क्योंकि उनके पास फ़रादी कुव्वत बहुत ज़्यादा है, उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है रोज़गार के लिए। तो काम देना जो है ये ज़रूरी है। यहाँ मैं देखा है कि औरतें तो लग रहेगी ना, मेरे पास तो औरतें काम करती हैं, मुझे तो पता है ना कि मेरे पास 12 की गुंजाइश थी, 1300 औरतें अब तक रब्ता कर चुकी हैं। यहाँ पर मर्दों को काम नहीं मिल रहा। जब काम नहीं मिलेगा तो वो मनशियात की तरफ जाएंगे और ज़हनी तौर पे, यानी कि तरह तरह के उनके ज़हनी और जिस्मानी मसाइल शुरू हो जाएंगे, उनके खाने पीने के मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बेरोज़गारी को ज़रूर लेना चाहिए, हमारी ज़िली इंतज़ामिया को भी, हमारी जो ज़िली हमारे सियासतदान है, जो हुकूमती पार्टी है उनको भी, और जो मुल्की सतह पर उनको भी लेना चाहिए। देखें शेख साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। जब तक किसी निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। निज़ाम किस तरह बेहतर होते हैं? चले, आपने चाइना की बात की है,
तो चाइना ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। आज उसका चाइना का एक मकाम है। चाइना ने पूरी दुनिया की इकानमी को हिला के रख दिया एक दफ़ा। उनकी प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो उसका वो लेवल रख रहे हैं ABCD कि ए वाला जो ख़रीदने वाली चीज़ें हैं वो हायर कंट्री हैं, रिच कंट्री हैं, जहाँ पे 200 की चीज़ बिकती है, उसी चीज़ को वो और उसका मटेरियल कम करके वो 150 पे ले जाते हैं, वो सी में चली जाती है, और उसका मटेरियल कम करके उसको 100 पे ले जाते हैं। वो हम जैसे लोगों को लोग खरीदने की इस्तात रखते हैं वो खरीद लेते हैं। सो वो अपना पैसा कमा रहा है। वो 200 वाला भी खरीद रहा है, 150 वाला भी खरीद रहा है, 100 वाला भी खरीद रहा है। तो उसका मतलब यह है कि उसकी इकानमी मजबूत हो रही है। सो इस तरह की गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी संतें लगाए कि इस तरह की पैदावार जिसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ, नई चीज़ें बनाई जाए, उनका लेवल भी ABCD में रखा जाए, तो ये तरक्की कर सकता है। बाकी यह है कि ओवरऑल गुजरात में मैंने विज़िट किए हैं, हल्कों में विज़िट किए जाके, तो लोगों की नज़रें जो अपने MNA और MPs पर होती है, और वही उनके तरक्याती कामों के हवाले से, जी हमारा ये नहीं अभी बन सका, हमारी रोड नहीं बन सकी, ये था वो था। तो ज़ाहिर सी बात है, ये फिर सियासतदान हमारे हैं, हमने उनको चूज़ किया होता है, और हमारी फिर इनसे उम्मीदें तो वाबस्ता होती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर होती हैं। जी, मेरे साथ मौजूद थे बहुत मेरे प्यारे दोस्त और सीनियर तजज़ियाकार जनाब फ़रूक मुमताज़ साहब। तो हमने दोनों दोस्तों ने, दोनों भाइयों ने जो बातें थी अहम मौज़ूआत पर वो आप तक पहुँचाई। बाकी तो आप ही बताएंगे कि आपको इसमें मज़ीद क्या आप चाहते थे कि हम वो भी बयान करते, तो मैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर जल्द हाज़िर होंगे मैं शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन और फ़रूक मुमताज़ साहब किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दें, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।